हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीक्रेट वॉर्स का एपिसोड नंबर 7, जिसमें अभी तक हमने देखा स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस को पता चल गया है कि डॉक्टर डूम की पावर का सोर्स क्या है, और वहीं दूसरी तरफ रीड रिचर्ड और मेकर प्लान बना रहे हैं कि वो कैसे डॉक्टर डूम को हराएंगे। और साथ ही में डॉक्टर डूम को हराने के लिए बैटल वर्ल्ड पर कई सारी आर्मीज भी क्रिएट होने लगी हैं। वहीं अगला एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी कॉमिक्स एक्सप्लेन करता रहूं। और साथ ही में कमेंट करके बताइए कि मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो कौन है। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर प्रॉफिट ने डॉक्टर डूम की आर्मी पर अटैक कर दिया है, और इसलिए डॉक्टर डूम का ध्यान माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन पर नहीं है। मिस्टर प्रॉफिट को रोकने के लिए डॉक्टर डूम अपने सारे बैरन्स को कैसल में सम्मन करता है और उनसे उनकी एडवाइस को मांगने लगता है। और वहीं इस जगह से काफी दूर हिडन आइल ऑफ आगामोटो में, ये जो कि एक डॉक्टर स्ट्रेंज की बनाई हुई जगह है, यहाँ पर ब्लैक पैंथर और नेमोर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग क्या करने आए हैं इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। यहाँ हमें पता चलता है कि अपनी मौत से कुछ ही मिनट पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने ब्लैक पैंथर को अपना एक एमुलेट दिया था, और उसी का यूज करके ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के कैसल में चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर डॉक्टर स्ट्रेंज का एआई आता है, जो उन्हें बताता है कि अगर वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज अब मर चुका है। और इस केस में डॉक्टर स्ट्रेंज उन लोगों के लिए 2 चीजें छोड़कर गया था, जिसमें से पहली का नाम था द सीज करेजियस। ये चीज वो नेमोर को देता है। इस चीज से नेमोर किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। और वो दूसरी चीज वो ब्लैक पैंथर को देता है, जिसे देखते ही ब्लैक पैंथर हैरान हो जाता है। नेमोर ब्लैक पैंथर से पूछता है कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके लिए क्या छोड़ा। ब्लैक पैंथर उसे बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट को छोड़ा है। जिसके बाद हम फिर से कैसल डूम को देखते हैं। यहाँ सूजन फ्रैंकलिन को सुलाने के लिए एक कहानी सुना रही थी, एक ऐसी कहानी जिसमें फैंटास्टिक फोर मौजूद थे। सूजन उसे बताती है कि बैटल वर्ल्ड के क्रिएट होने से पहले वो लोग फैंटास्टिक फोर का एक हिस्सा थे, और ये कहानी पूरी की पूरी वैसी ही थी जैसे हम कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर को देखते आ रहे हैं। सिवाय एक चीज के, डूम ने उनकी मेमोरीज को इरेज तो कर दिया था, पर सिर्फ अपने आप को एंटर करने के लिए, क्योंकि उसने रीड रिचर्ड की जगह पर अपने आप को रख दिया। और यही बात सूजन फ्रैंकलिन को बता रही थी कि डॉक्टर डूम चौथे मेंबर थे फैंटास्टिक फोर के। उन्होंने यहाँ पर ना सिर्फ लोगों को बचाया, बल्कि एक ऐसी दुनिया को क्रिएट किया जिसमें कई सारे लोग जिंदा रह सकें। ये सारी बातें सूजन फ्रैंकलिन को बता रही थी, लेकिन फ्रैंकलिन उससे पूछता है, आखिरकार अंकल बेन और जॉनी को क्या हुआ है। सूजन बताती है कि जॉनी को बैटल वर्ल्ड के लिए शाइन करना था, और इसलिए डॉक्टर डूम ने उसे सन बना दिया। लेकिन अंकल बेन के बारे में वो यहाँ नहीं बताती है। वो उससे कहती है कि बेन की कहानी जानने के लिए तुम अभी काफी ज्यादा छोटे हो, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो खुद बेन की कहानी उसे सुना देगी, क्योंकि बेन की कहानी को समझना और उसे ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं था। ये कहकर सूजन वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद थैनोस ने बेन को ढूंढ लिया था। वो बेन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? बेन इसके जवाब में कुछ नहीं कहता, तो थैनोस उसे एक कहानी सुनाता है, फैंटास्टिक फोर की कहानी। थैनोस बताता है कि बेन फैंटास्टिक फोर में से एक हीरो था। यहाँ पर थैनोस इनकर्जन से पहले की सारी बातों को बताता है। ये सब सुनने के बाद बेन थैनोस से सवाल करता है, आखिरकार जो सब चीजें अभी चल रही हैं, क्या वो सब झूठ है? इस पर थैनोस कहता है, ये सारी चीजें जो इस वक्त चल रही हैं, वो सच में एक वास्तविकता है, पर इस रियलिटी को ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरी बातें सुनने के बाद तुम्हें भी एहसास हो गया होगा कि ये जो चीजें चल रही हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ बेन ग्रिम,
क्या तुम डॉक्टर डूम को डिस्ट्रॉय करने में मेरी मदद करोगे या फिर इसी जगह पे पड़े रहोगे? ये सारी बातें सुनने के बाद बेन उठकर खड़ा होता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बेन ग्रिम दरअसल में कहाँ है। डॉक्टर डूम ने बेन ग्रिम को शील्ड की वॉल बना दिया था और अब वो डॉक्टर डूम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर प्रॉफिट को देखते हैं जो डॉक्टर डूम के खिलाफ एक आर्मी को लीड कर रहा है। वो लोगों से कहता है, डॉक्टर डूम जो इस दुनिया का भगवान है वो हम लोगों से मिलने के लिए कभी नहीं आता। क्या हम लोगों को ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए जो हमसे मिलने तक नहीं आता? और ऐसी ही कई सारी बातें बोलकर वो वहाँ के लोगों को भड़काने लगता है। और इस वक्त वो सभी लोग एक साथ होकर कैसल डूम की ओर जा रहे थे। यहाँ पर सभी लोग कैसल डूम के गेट पर पहुँचने के बाद डूम की आर्मी आ जाती है और उन लोगों पर अटैक करने लगती है। और यहाँ पर मिस्टर प्रॉफिट अपने फेस मास्क को उतारता है। हम देख पाते हैं इस मास्क के पीछे मैक्सिमस है, ये और कोई नहीं ब्लैक बोल्ट का छोटा भाई है। यहाँ पर ये सारी चीजें डॉक्टर डूम के साथ साथ ब्लैक स्वान भी देख रही थी। वो डॉक्टर डूम से कहती है कि मैं बाहर जाकर तुम्हारी आर्मी की हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन डूम उससे कहता है तुम्हें अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग बड़ी ही जल्दी प्रॉफिट की आर्मी को हरा देंगे। और ऐसा होता भी है, जहाँ बैरन सैनिस्टर ने बाकी के बैरन्स के साथ मिलकर प्रॉफिट की आर्मी को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर डूम के लिए सबसे परेशानी बात ये होती है और जिसका डॉक्टर डूम को अंदाजा भी नहीं होता, वो ये होती है कि बैरन सैनिस्टर ने कुछ ही समय पहले कैप्टन मार्वल को पकड़ा था और कैप्टन मार्वल ने सैनिस्टर को डूम के खिलाफ भड़का दिया था। और इसी वजह से बैरन सैनिस्टर अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है और वो बाकी बैरन्स की आर्मी पर अटैक करने लग जाती है। और इससे पहले कोई भी कुछ समझ पाता, कैप्टन मार्वल गॉब्लिन क्यून को एक किक मार देती है और उसके जमीन पर गिरने के बाद बचा हुआ काम बैरन सैनिस्टर खत्म कर देता है। और इससे पहले बैरन सैनिस्टर अपनी आर्मी को लेकर कैसल डूम पर अटैक कर पाता, तभी उसके पीछे एक बहुत भयानक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट किसी और ने नहीं बैरन एपोक्लिप्स ने किया था, जो कि डॉक्टर डूम के लिए अभी भी ईमानदार है। एपोक्लिप्स बैटल में आते ही बैरन सैनिस्टर की आर्मी पर अटैक करने लगता है और बड़ी ही आसानी से उन्हें हराने भी लगता है। और तभी डॉक्टर डूम देख रहा है कि आसमान में थॉर्स की आर्मी आ रही है। उसे लगने लगता है कि थॉर्स बड़ी जल्दी इस काम को खत्म कर देंगे, लेकिन थॉर्स जब जमीन पर उतरते हैं तो वो बैरन एपोक्लिप्स की आर्मी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद वलेरिया और ब्लैक स्वान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन डॉक्टर डूम यहाँ पर सब कुछ समझ चुका था। दरअसल में जेन फोस्टर यानी लेडी थॉर उन थॉर्स की आर्मी में शामिल हो गई थी, जिसके बाद उसने थॉर्स की सच्चाई को बताया। आखिरकार थॉर कौन है और उसके फाइट करने का मोटिव क्या होना चाहिए, और इसलिए वो सभी थॉर्स आज मिलकर डॉक्टर डूम की आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर थॉर्स और सैनिस्टर कहीं ना कहीं एपोक्लिप्स की आर्मी पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी बैटल के दौरान उन सब की नजर आसमान में जाती है। वो लोग देखते हैं कि आसमान पर एक बैटल शिप उड़ रही है जिसपे खड़ा है माइस्ट्रो। वो बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है, वर्ल्ड ब्रेकर्स असेंबल। ये सुनने के बाद कई सारे हल्क जमीन पर कूदने लगते हैं, जो जमीन पर आकर डूम की आर्मी की मदद करने लगते हैं। वहीं बैटल वर्ल्ड के किसी दूसरे किनारे पर रीड रिचर्ड और मेकर साथ में एक प्लान बना रहे थे। मेकर कहता है कि हमारा प्लान काम कर रहा है, अब हमें इस प्लान के अगले फेज में जाना चाहिए। जिसके बाद रीड रिचर्ड स्टार लॉर्ड से पूछता है, क्या तुम अपने प्लान के साथ तैयार हो? स्टार लॉर्ड जवाब में कहता है कि मैं तो कब से रेडी हूँ। ये सुनने के बाद मेकर कहता है, अब वक्त आ गया है, हमें अपने प्लान को आखिरी मोड़ पर ले जाना चाहिए और इसलिए तुम्हें क्या करना है रीड, वो तुम्हें पता है। ये सुनने के बाद रीड रिचर्ड फौरन ही एक कॉल लगाता है। रहा है ब्लैक पैंथर रीड रिचर्ड से कहता है कि वो और उसकी पूरी आर्मी
वॉर के लिए तैयार है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम बैटलफील्ड पे देखते हैं जहाँ पर बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है, जहाँ पर हल्क, स्पाइडरमैन, बैरन सेनेस्टर, थॉर ये सारे के सारे एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं। और इसी बीच स्टार लॉर्ड उस जगह पर जा रहा था जहां उसे जाना चाहिए और तभी उनके प्लेन पर एक हल्क आके गिरता है। वो लोग जैसे तैसे उस हल्क को अपने प्लेन से हटाते हैं, लेकिन उनका इंजन किसी कारण से डैमेज हो जाता है और वो लोग अपनी डेस्टिनेशन से थोड़ी ही दूर पर क्रैश हो जाते हैं। और इधर मैस्ट्रो अपने स्पेसशिप से कैसल डूम की तरफ चिल्लाता है। वो कहता है, डूम, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं बहुत ही जल्द इन सबको हराकर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, जिसके बाद बैटल वर्ल्ड का थ्रोन मेरा होगा और मैं बनूंगा उसका नया राजा। और तभी मैस्ट्रो का शिप हिलने लगता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है बेन ग्रिम वहां पर आ चुका है। बेन एक ही झटके में अपने हाथों से उसके पूरे शिप को मसल के रख देता है और फिर वो उसे खिलौने की तरह जमीन पर फेंक देता है, जिसके बाद मैस्ट्रो की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन तभी मैस्ट्रो की नजर किसी पर पड़ती है। वो देखता है कि फ्रैंकलिन अपने गैलेक्टस को लेकर उसका सामना करने के लिए आ चुका है, लेकिन बेन ग्रिम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो गैलेक्टस को देखकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्टार लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी टूटी हुई शिप को रिपेयर करने में लगा है। लेकिन तभी वहां पर ब्लैक स्वान आ जाती है जो स्टार लॉर्ड को देखकर उससे कहती है वो अपने गॉड को सर्व करने के लिए आई हुई है और जो भी उसे तबाह करने की सोचेगा वो उसे खुद से तबाह कर देगी। स्टार लॉर्ड स्टाइल मारते हुए ब्लैक स्वान से कहता है कि मैडम, मैंने तुम्हारे जैसे कई लोग देखे हैं और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनकर हार मान जाऊंगा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टार लॉर्ड एक चैंपियन है। वो इतनी आसानी से कभी भी गिव अप नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता ही है कि तभी ब्लैक स्वान उस पर जबरदस्त अटैक करती है, जिसकी वजह से स्टार लॉर्ड काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो जमीन पर गिरने के बाद वहाँ से धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्टार लॉर्ड फिर से स्टाइल मारता है और ब्लैक स्वान से कहता है तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, अगर तुम चाहो तो मेरी तरफ सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन स्टार लॉर्ड की बातें सुनकर ब्लैक स्वान को गुस्सा आता है और उस पर एक और अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और तब स्टार लॉर्ड कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें मेरी बातों को याद रखना चाहिए थे और उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने दांतों में से एक लकड़ी को निकालता है और गॉड डूम के थ्रोन में मार देता है। हम देख पाते हैं कि ऐसा होते ही गॉड डूम का थ्रोन अपने आप हिलने लग जाता है। ब्लैक स्वान इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन पीटर स्टार लॉर्ड उससे कहता है कि 2 मिनट और रुक जाओ और कुछ ही देर में वो पूरा का पूरा थ्रोन एक बड़े से पेड़ में बदलने लगता है और कैसल डूम को तोड़कर वो जोर से चिल्लाता है, I am Groot। जिसके बाद वहां पर और भी भयानक युद्ध शुरू हो जाता है, जहां पर फ्रैंकलिन और बेन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान बेन को याद आता है कि फ्रैंकलिन सूजन का बेटा है और सूजन का बहुत ही अच्छा दोस्त होने के नाते वो फ्रैंकलिन को चोट नहीं पहुंचा सकता था। और ये सुनने के बाद बेन अपने आप को सरेंडर कर देता है, लेकिन फ्रैंकलिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए बेन पर एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है और बेन ग्रिम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद फ्रैंकलिन ग्रूट की तरफ देखता है और सोचता है कि अब समस्याएं बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली हैं। लेकिन वहां से कुछ ही दूरी पर डूम का ध्यान किसी और चीज पर था। यहाँ पर डूम समझ चुका था कि अगर बैटल वर्ल्ड की शील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी उस तरफ की चीजें अब इस तरफ आने वाली हैं। और डूम का शक बिल्कुल सही था। हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में थैनोस अनाइलेशन वेव को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और ये देखकर गॉड डूम वहां से गायब होकर थैनोस के सामने जा पहुंचता है। तभी मौका देखकर वलेरिया सूजन के पास आती है और वो उससे कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। सूजन उससे पूछती भी है आखिरकार तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो, लेकिन वलेरिया उससे कहती है क्या आप मुझ पर भरोसा करती हो मॉम। जिसके बाद सूजन कहती है कि मुझे तुम पर हमेशा ही भरोसा है। जिसके बाद वलेरिया सूजन को मॉलिक्यूलर मैन के पास लेकर जाती है, लेकिन जब वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के पास पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात
रीड रिचर्ड और मेकर से होती है। वहीं से शिफ्ट होता है और हम डूम को देखते हैं जो एनाइलेशन वेव को खत्म कर रहा था। डूम थैनोस से कहता है, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ थैनोस। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकियों में मसल कर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो। डूम की बातें सुनने के बाद थैनोस हंसता है और उससे कहता है, थैनोस एक टाइटन है, तो मुझे तुम्हारी बातें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती क्योंकि तुम धोखेबाज हो। इसलिए तुम्हें अपने आप को भगवान कहने का हक नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा तो ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें खुद झुकाऊंगा। ये सुनकर डूम को गुस्सा आता है और वो थैनोस के अंदर हाथ डाल के उसके रीढ़ की हड्डी और उसके स्कल को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और वहाँ पर थैनोस की कहानी खत्म हो जाती है। डूम एनाइलेशन वेव को आदेश देता है कि वो उसके अपोनेंट को एक झटके में खत्म कर दे। इसलिए एनाइलेशन वेव उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है जो डूम्स के खिलाफ होते हैं। एनाइलेशन वेव उन सभी पर अपना अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से निकलते हैं ब्लैक पैंथर और नेमोर। ब्लैक पैंथर डूम को अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट दिखाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारा अंत नजदीक है और इसी के साथ ब्लैक पैंथर की पूरी आर्मी उस पोर्टल से बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद डूम पूरी तरह से घबरा जाता है। दरअसल में ब्लैक पैंथर की आर्मी मार्वल ज़ॉम्बीज थे। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक पैंथर ने मार्वल ज़ॉम्बीज को बैटल वर्ल्ड पे ले आया था। वहाँ मौजूद सभी ज़ॉम्बीज डूम की आर्मी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखने के बाद डूम ब्लैक पैंथर और नेमोर से कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैं तुम लोगों के तुम्हारे किंगडम वापस कर सकता हूँ जिन पर तुम राज करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सको। लेकिन डूम की बात सुनने के बाद ब्लैक पैंथर उससे कहता है, मुझे ऐसा किंगडम नहीं चाहिए जो धोखे से बना हुआ है। जिसके बाद ब्लैक पैंथर अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट बाहर निकालता है और उसे दिखाता है। ये देखने के बाद डूम ब्लैक पैंथर से कहता है, तुम्हारा ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला टचाला। मैं इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और मैं तुम्हें अपनी ताकत का स्वाद चखाऊंगा। और इससे पहले डॉक्टर डूम ब्लैक पैंथर के साथ कुछ भी कर पाता, ब्लैक पैंथर अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट से डॉक्टर डूम को वहीं पर फ्रीज कर देता है और इसी का फायदा उठाकर नेमोर अपने ट्राइडेंट से डॉक्टर डूम पर अटैक करता है। ट्राइडेंट डॉक्टर डूम की फ्रीज हुई बॉडी से टकराता है और एक जोरदार आवाज आती है, जिसके बाद डॉक्टर डूम की बॉडी वहीं पर टूटकर बिखर जाती है, जहां पर नेमोर डॉक्टर डूम के टुकड़ों की तरफ देखकर ब्लैक पैंथर से कहता है कि क्या ये इतने ज्यादा आसान था। ब्लैक पैंथर कहता है कि अगर ये इतना आसान है तो शायद हम लोग कोई सपना देख रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम अपने टुकड़ों को इकट्ठा करके अपनी बॉडी को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने लगता है, जिसके बाद वो ब्लैक पैंथर पे बहुत ही बड़ा कॉस्मिक ब्लास्ट करता है। ब्लैक पैंथर अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट से उसके ब्लास्ट को काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। डॉक्टर डूम की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर को सरपास कर रहा था। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिनमें से एक स्टोन डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तभी सिंह सूजन स्टोन की तरफ जाता है, जो रीड से मिलने के बाद उससे कहती है, मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, मैंने तुम्हें तब देखा था जब डॉक्टर स्ट्रेंज गायब हुए थे। इसका मतलब ये है कि तुम डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत के रेस्पॉन्सिबल हो। लेकिन वलेरिया उसे वहीं पर रोक देती है। वो कहती है कि जैसा आप सोच रही हो मॉम, वैसा नहीं है और गॉड डूम जितना इनोसेंट दिखता है वो उतना है नहीं। ये सुनने के बाद सूजन उसकी बात का भरोसा नहीं करती, लेकिन रीड रिचर्ड यहाँ पर बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत को लेकर उसे भी दुख है, लेकिन वो उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने वाला डॉक्टर डूम था। ये सुनने के बाद सूजन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद रीड रिचर्ड और मेकर मॉलिक्यूलर मैन के रूम में चले जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद रीड सबसे पहले मॉलिक्यूलर मैन से पूछता है कि वो कैसा है। इसके जवाब में मॉलिक्यूलर मैन कहता है, हेलो रिचर्ड, क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये सुनने के बाद रीड उससे कहता है कि अभी मॉलिक्यूलर मैन के लिए उसके पास कुछ नहीं है और वो इस बात के लिए उससे
से माफी चाहता था। उन दोनों के बीच में बातें चली रही होती हैं कि तभी मेकर अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है। वो रीड रिचर्ड को एक बबल में कैद कर देता है। रीड समझ जाता है कि मेकर ने उसके साथ धोखा किया है और इससे पहले रीड उस बबल को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करता, वो अचानक से बंदर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। यहाँ पर मेकर रीड से कहता है, रिचर्ड, तुम्हारे जज्बात फिर से काबू के बाहर हो गए और देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तुम इस बबल में हमेशा के लिए कैद रहोगे और ये बबल तुम्हें प्राइमल फॉर्म में पहुंचा देगा। लेकिन वहाँ बैठा मॉलिक्यूलर मैन इस पूरी कहानी को समझ जाता है और अगले ही पल वो मेकर को छोटी छोटी स्लाइसेस में काट देता है, जिसके बाद वो रीड को उस बबल के बाहर निकालता है और उससे कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी ही करना होगा क्योंकि वो वहाँ पर आने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक पैंथर और डॉक्टर डूम के बीच की फाइट देखते हैं। इन दोनों के बीच की फाइट काफी ज्यादा भयानक चल रही होती है, जिस वजह से ब्लैक पैंथर का गॉन्टलेट काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर डॉक्टर डूम इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो ब्लैक पैंथर को एक जोरदार किक मारता है और जमीन पर गिरने के बाद टचाला जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखने के बाद डूम टचाला से कहता है, क्या बात है टचाला, मैं पहले ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जो अपनी मौत से पहले हंस रहा है। और तब डूम को ये रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें जो अभी तक हो रही हैं वो एक डिस्ट्रैक्शन है और अगले ही पल डॉक्टर डूम वहाँ से गायब हो जाता है। ब्लैक पैंथर की हंसी को देखकर डॉक्टर डूम समझ चुका था ये सब एक डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए वो मॉलिक्यूलर मैन के पास खुद को टेलीपोर्ट करता है। वो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मैन के पास पहुँचने ही वाला था, तभी रास्ते में उसे सूजन और वलेरिया मिलते हैं। सूजन उससे सवाल करती है और उससे पूछती है, क्या स्टीवन स्ट्रेंज को तुमने मारा है? ये सुनने के बाद गॉड डूम अपना चेहरा नीचे कर लेता है और उससे कहता है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक बार वो उस रूम से वापस आएगा तब वो सारी चीजों को क्लियरली सूजन को बता देगा। जिसके बाद डॉक्टर डूम मॉलिक्यूलर मैन के रूम में चला जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसे रीड रिचर्ड मिलता है। रीड डूम से कहता है, तुम हमेशा मेरे कामों के बीच में कैसे आ जाते हो रीड, और इस बार भी तुमने हमेशा की तरह ही किया। मैंने अर्थ के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद कई मिलियन जानों को बचाया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ केवल 4 लोगों की जान बचाने का सोचा जो सिर्फ तुम्हारे लिए मायने रखते थे, और यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली को भी बचाने वाला मैं ही हूँ। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीजों पे अब रोक लगा दी जाए। जिसके बाद डॉक्टर डूम अपने हाथ से एक चुटकी बजाता है, लेकिन उसकी चुटकी बजाने से कोई भी असर नहीं होता। वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन रीड पर इस बार भी कोई असर नहीं पड़ता। वो हैरानी से पलट के मॉलिक्यूलर मैन की तरफ देखता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मैन उससे पूछता है, क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो? ये सुनने के बाद डूम मॉलिक्यूलर मैन से कहता है कि मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, और इस हिसाब से रीड और डूम दोनों ही इस रूम में बराबर थे, और इसी वजह से वो डूम से उसकी सारी पावर्स को छीन लेता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर रीड डूम पर अटैक कर देता है और उसे अपनी बॉडी की मदद से बांध देता है और उससे कहता है, डूम, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा क्या है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा ये है कि कोई इंसान तुम्हारी आइडेंटिटी को इरेज करके अपनी जगह ले ले। लेकिन डूम उससे कहता है कि उसने इस पूरी दुनिया को बचाया है, लेकिन रीड उससे कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को चुराया है और तुमने इस दुनिया को बचाया नहीं, तुमने सिर्फ इस दुनिया को अपने लिए क्रिएट किया है। तुम अगर चाहते तो पूरे मल्टीवर्स को दोबारा से क्रिएट कर सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ अपना फायदा देखा। तुम्हारे पास क्रिएशन की पावर थी, अगर ये पावर मेरे पास होती तो मैं तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर कर सकता था। और डूम अपनी आंखों को झुकाते हुए कहता है कि वो तुम्हारी बातों से सहमत है, लेकिन ये सब कुछ मॉलिक्यूलर मैन अपनी आंखों से देख रहा था। और डूम की बातें सुनने के बाद वो उससे कहता है कि अगर दोनों की सहमति है तो फिर ठीक है। लेकिन डॉक्टर डूम इससे पहले कुछ भी कह पाता तब तक एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हमारी कहानी 8 महीने बाद शुरू होती है। किसी एक गैलेक्सी के एक अननोन कोने में
सूजन और वलेरिया आपस में बातें कर रहे थे। सूजन वलेरिया से पूछती है कि आखिरकार ये सब अचानक से क्या हुआ जो उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा, लेकिन वलेरिया उसे समझाना शुरू करती है। वो कहती है कि मॉलिक्यूलर मैन दरअसल में एक बैक्टीरिया की तरह था जिसके अंदर बहुत सारी पावर इकट्ठा हो रखी थी और उसी पावर को इस्तेमाल करते हुए डूम ने बैटल वर्ल्ड की रचना की। लेकिन रीड रिचर्ड के वहां पर आने की वजह से मॉलिक्यूलर मैन को ये रियलाइज हुआ कि डूम एक गलत काम कर रहा है और इसलिए उसने अपनी सारी पावर्स को डूम से छीनकर रीड रिचर्ड को दे दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं थी, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये थी वहां पर मौजूद फ्रैंकलिन रिचर्ड जो अपनी पावर की मदद से एक गैलेक्सी को क्रिएट कर रहा था। वलेरिया सूजन को बताती है कि फ्रैंकलिन के पास दुनिया को क्रिएट करने के आइडियाज हैं। सूजन कहती है वर्ल्ड्स को क्रिएट करने के आइडियाज। इस पर वलेरिया अपने हाथों को ऊपर उठाकर कहती है वर्ल्ड्स नहीं, यूनिवर्स क्रिएट करने की पावर्स। फ्रैंकलिन अपने हाथों से यूनिवर्सेस को क्रिएट कर रहा था और वो कर पा रहा था क्योंकि वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और उन्हीं यूनिवर्स को रीड अपनी पावर्स की मदद से एक न्यू रियलिटी बनाकर उन्हें स्पेस में फेंक रहा था और वो हर एक यूनिवर्स में मॉलिक्यूलर मैन के एक पार्ट को जोड़ देता था जिससे मॉलिक्यूलर मैन की हंगर भी कहीं ना कहीं शांत हो रही थी क्योंकि मॉलिक्यूलर मैन के कई सारे इन्फिनिट अवतार मौजूद थे। इस वजह से वो कई सारे मल्टीवर्स को जन्म दे पा रहा था और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैन अपने हर एक पार्ट को एक यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता था वैसे वैसे उसकी हंगर भी कहीं ना कहीं शांत हो रही थी। जिसके बाद वलेरिया फ्यूचर फाउंडेशन के लोगों के साथ मिलकर उन न्यू बनी हुई गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करने के लिए चली जाती है और वलेरिया के वहां से जाते ही सूजन फौरन रीड का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसने रीड को बहुत ज्यादा मिस किया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अर्थ 616 को दोबारा से कंस्ट्रक्ट होता हुआ देखते हैं जहां माइल्स मोरालेस न्यूयॉर्क सिटी को देख रहा था। तभी वहां पर मॉलिक्यूलर मैन आता है जो माइल्स से बातें करता है। वो उससे कहता है माइल्स, तुमने मुझे उस समय खाना खिलाया जब मैं बहुत ज्यादा भूखा था और इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अनमोल होगा। हम समझ पाते हैं कि मॉलिक्यूलर मैन ने माइल्स मोरालेस की पूरी फैमिली को वापस से जिंदा कर दिया था और उसे उसकी पुरानी लाइफ वापस लौटा दी। लेकिन इस कहानी के एंड होने से पहले हम डॉक्टर डूम को देखते हैं जिसे ये एहसास हो गया था कि आखिरकार रीड रिचर्ड उससे अच्छा गॉड क्यों है। भले ही डॉक्टर डूम ने कई सारी गलतियां की हों लेकिन रीड रिचर्ड ने वापस से उसे जिंदा कर दिया और इतना ही नहीं उसने उसके फेस को भी ठीक कर दिया था। जिसके बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिए। वैसे भी हमारे चैनल पे काफी कम व्यूज आ रहे हैं इस वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, लेकिन प्लीज अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करके बताएंगे तो मैं थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। हम मिलेंगे आपसे मार्वल ज़ॉम्बीज़ के पहले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।